अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो टुडे आई एम हेयर अगेन विद लेक्चर नंबर 14 फॉर क्लास 9th, दैट इज़ वी आर ऑन अवर चैप्टर 1 और फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री एंड आवर टॉपिक फॉर टुडे इज़ एवोगाड्रोस नंबर एंड मोल। हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था एवोगाड्रोस नंबर के बारे में बात करना। हम लोगों ने कहा था कि एवोगाड्रोस नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 और ये हमेशा इक्वल होते हैं 1 मोल के बराबर। उसके अलावा हम लोगों ने बात की थी जो मेन वो के ये Na इसका सिंबल होता है। ठीक है, हमने कहा है कि एक मोल आप चाहे किसी भी चीज़ का ले लें, चाहे वो कोई एटम का एक मोल ले लें, जैसे कार्बन एटम का एक मोल हो गया, या फिर आप वाटर के मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल का एक मोल ले लें, या फिर किसी आयनिक कंपाउंड का एक मोल ले लें, तो वो हमेशा इक्वल होता है 6.02 इंटू 10⁻23, यानी कि ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं जो उस एक मोल में मौजूद होंगे, चाहे वो मोल किसी भी चीज़ का आप ले लें। जिस तरह हम लोगों ने बात की थी कि 1 डज़न की अगर बात करते हैं, 1 डज़न आप अगर किसी भी चीज़ का ले लें तो 1 डज़न इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर 12, उसमें सिर्फ 12 ही होंगे। तो सिमिलरली आप समझ लें 1 डज़न 1 मोल के बराबर, 1 मोल इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। तो अगर आप एक मोल किसी भी चीज़ का ले रहे हैं, चाहे वो कोई एटम है, चाहे कोई मॉलिक्यूल है, चाहे कोई कंपाउंड है, कोई आयनिक सब्सटेंस है, तो उसका हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो उस एक मोल में होंगे दैट विल बी इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। थोड़ा सा आज हम लोग इसकी डिटेल में फर्दर जाते हैं। अगर मैं ये कहती हूँ आई हैव 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर, जो अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था दैट वाज इक्वल टू 18 ग्राम। हमने यही पढ़ा था ना, 18 ग्राम आया था हाइड्रोजन 1 प्लस हाइड्रोजन 1 प्लस 16 से। ठीक है, और इसमें मैं क्या कह रही हूँ, 1 मोल अगर वाटर का है तो इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे? एवोगाड्रोस नंबर विल बी इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। ये कल तक की बात थी। ठीक है, कल तक हमने इतना समझा है। आज थोड़ा सा इसमें और डीप जाते हैं। हमने ये बात तो कर लिया कि 1 मोल ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल था, उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। अगर मैं मज़ीद अंदर जाती हूँ और मेरे आपसे कोई क्वेश्चन करता है, ठीक है हमें ये तो समझ आ गई कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आपने 1 मोल लिया है वाटर का मॉलिक्यूल, अब आप इसमें मुझे ये बताएं कि हाइड्रोजन के एटम कितने मौजूद हैं। मॉलिक्यूल की बात करके वो पूछते हैं हाइड्रोजन के एटम कितने मौजूद हैं या ऑक्सीजन के एटम कितने मौजूद हैं, तो ये भी आपको काउंट करना आना चाहिए। तो हम लोग को ये पता है कि 1 मॉलिक्यूल जो वो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितने हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। ये इतने वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं इतने वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, इसमें हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, ठीक है, साथ में ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे। तो आप अगर देखें 1 मॉलिक्यूल वाटर में, अगर इसके फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो यू हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स है ना आपके पास, ये 2 लिखा हुआ है H2, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, तो अगर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो उनके अगर आप लोगों ने उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स को फाइंड आउट करना है, ये 1 मोल में नंबर ऑफ़ एटम्स को फाइंड आउट करना, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन के एटम क्योंकि 2 हैं इसलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 इसमें टोटल 3 एटम्स हैं वाटर के मॉलिक्यूल में, एक हाइड्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का और एक और हाइड्रोजन का। 3 एटम्स मौजूद हैं इस वाटर के मॉलिक्यूल में, जिसमें से 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर 3 होते मैं 3 से मल्टीप्लाई करती, 4 होते मैं 4 से मल्टीप्लाई करती, तो मुझे वाटर के मॉलिक्यूल कितने मिल गए, 12.04 इंटू 10⁻23 मेरे पास वाटर के एटम हाइड्रोजन के एटम्स आ गए हैं। ठीक है, इसकी बात की समझ लगी है। वो आपको कह दें कि आपके पास 1 मोल है वाटर का मॉलिक्यूल, आपको समझ लग गई कि 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर आ गया। ठीक है, अब वो कहेंगे आपके पास 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल में आप हमें ये बताएं कि हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे। तो बात तो 1 मोल की हो रही है ना, तो आपने एवोगाड्रोस नंबर ही लेना है, लेकिन आपने बस अपना जो मॉलिक्यूल का फार्मूला है उसमें से आपने ये देखना है कि वो एटम कितनी तादाद में मौजूद हैं। हमारे पास वाटर का फार्मूला था H2O, इसमें हाइड्रोजन की तादाद 2 है, 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो 2 हाइड्रोजन के एटम थे, इसीलिए जो उस मोल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद थे उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो उसका आंसर आ गया 12.04 इंटू 10⁻23। तो मेरे से कोई कहेगा कि 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स मौजूद हैं, तो मैं ये कहूँगी 12.04 इंटू 10⁻23। अगर मुझे कोई पूछे कि 1 मोल ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने हैं, तो ऑक्सीजन क्योंकि इसमें सिंगल एक ही उसका एटम है, तो इसीलिए मैं 6.02 इंटू 10⁻23 को
1 से मल्टीप्लाई करूँगी, जितने एटम हो उतने से मल्टीप्लाई करना। तो हमारे पास ऑक्सीजन के एटम कितने आगे हैं, 6.02 × 10⁻23। तो अगर कोई मुझे ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करें, तो मैं हाइड्रोजन के जितने एटम्स हैं और ऑक्सीजन का जो एटम है उनके जितने भी एटम्स आएंगे उनको आपस में ऐड अप कर दूंगी और आंसर लिख दूंगी। दैट विल बी इक्वल टू 18.06 × 10⁻23। ठीक है, तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया गया है, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, और उससे कहें कि इसके अंदर एटम्स कितने होंगे, तो आपको वो भी फाइंड आउट करना आना चाहिए। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल दे दिया है, आपने 1 मोल ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, आपको उसका तो पता चल गया 6.02 × 10⁻23 है। तो अब आपसे कोई पूछता है कि 1 मॉलिक्यूल वाटर में हाइड्रोजन के कितने एटम मौजूद होंगे, तो पहली बात तो ये कि आपने मोल का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मोल हमेशा इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 है। ठीक है, तो इसको ही मल्टीप्लाई करना है कितने एटम्स मौजूद होंगे उससे। हाइड्रोजन के 2 एटम्स मौजूद थे, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन की मैंने वैल्यू निकाल लिया। अगर ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना था, ऑक्सीजन का सिंगल एटम मौजूद था, इसीलिए मैंने उसको 1 से मल्टीप्लाई किया और वो वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर मुझे कोई कहता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करें, यानी हाइड्रोजन के जितने एटम्स आए हैं आपने उनको और ऑक्सीजन के एटम्स को आपस में ऐड अप कर देना है, तो वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल में, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आज समझाना था कि किस तरह से अगर आपको 1 मोल मॉलिक्यूल का दे दिया है, तो आपने उसमें से कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे या ऑक्सीजन एटम है या कोई भी एटम्स है जो उस मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, आपको वो भी फाइंड आउट करना आना चाहिए। इसी तरह हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाए। तो हम लोग ये कहते हैं, जैसे हमारे पास 1 फार्मूला यूनिट था NaCl, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, मैंने क्या किया है, 1 मोल लिया है, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब मोल है तो जाहिर सी बात है इट इज़ इक्वल टू 6.02 × 10⁻23। और क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड जो है मेरे पास आयनिक कंपाउंड है, यानी ये आयन से मिलके बना है, इसलिए मैं इसमें फार्मूला यूनिट का इस्तेमाल करती हूँ। अब मेरे से कोई ये पूछ लेता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, सोडियम के आयन्स, या हाउ मैनी नंबर ऑफ क्लोराइड के आयन्स मौजूद होंगे इसमें। तो सिमिलर मैं वही करूँगी कि 1 मोल में मैं ये देख लूँगी कि 1 मोल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23। ठीक है, तो मैं इसका फार्मूला देखती हूँ NaCl का। तो मेरे पास दोनों का, एक सोडियम का एक आयन मौजूद है, क्लोरीन का एक ही आयन मौजूद है। ठीक है, तो मैं 6.02 को सोडियम के लिए 1 से मल्टीप्लाई करके, तो सोडियम के कितने नंबर ऑफ आयन्स हो गए, 6.02 × 10⁻23। सिमिलरली क्लोरीन के कितने आयन्स मौजूद हैं, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6.02 × 10⁻23। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2 या 3 होता, या यहाँ पे 2, 3, 4, 5 कुछ भी नंबर होता है, तो मैं उसको उससे मल्टीप्लाई कर देती। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 1 था, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। तो अब मुझे कोई कहे कि टोटल नंबर ऑफ आयन्स बताएं, टोटल नंबर, सोडियम और क्लोरीन की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आयन्स बताएं। तो आप इन दोनों को ऐड अप करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 12.04 × 10⁻23। ये हमारे पास वैल्यू आ गई टोटल नंबर ऑफ आयन्स की। तो आपको इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर आपको 1 मोल किसी मॉलिक्यूल का दे दिया है, कोई आयनिक कंपाउंड दे दिया है, तो आपको उसमें से पूछ लें इसमें आयन कितने मौजूद हैं या इसमें एटम्स कितने मौजूद हैं, आपको उसको फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो 1 मोल की वैल्यू हमेशा उतनी होती है जितने फार्मूला के हिसाब से बीच में आयन्स या एटम्स मौजूद होंगे, आपने उसको उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी साइड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एवोगैड्रो, जिन्होंने एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट, एवोगैड्रोज नंबर का कॉन्सेप्ट पेश किया था 1776 से 1856, वाज एन इटालियन स्कॉलर, इटली से थे। ही इज़ फेमस फॉर मॉलिक्यूलर थ्योरी कॉमनली नोन एज एवोगैड्रोज लॉ। वो एवोगैड्रो लॉ उन्होंने पेश किया था, एवोगैड्रो नंबर वाला, तो उसके हिसाब से उनको बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे, फेमस हैं उस हिसाब से। इन ट्रिब्यूट टू हिम द नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे कि एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स इन अ मोल ऑफ सब्सटेंसेस नोन एज एवोगैड्रोस कांस्टेंट, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा लॉ पेश किया था। क्योंकि वैसे तो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस, उनको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो इतने स्मॉल हैं। लेकिन एवोगैड्रो ने जो है ये एक ऐसा लॉ पेश किया था जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, तो इसीलिए फिर उनको ट्रिब्यूट पेश किया था। तो उनको ट्रिब्यूट पेश करने में उन्होंने इसका जो नंबर था इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर का नाम दिया है। उन्हीं के नाम के पीछे इन नंबर्स का नाम रखा गया है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज़ मोल्स।
तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं एवोगैड्रो और मोल में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या उनमें आपस में रिलेशनशिप है। तो पहले जिस तरह हम लोगों ने पहले बात की थी, कल के लेक्चर से शुरू करते हैं। तो वहाँ से हमने बात करना शुरू की थी कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन हाइड्रोजन जितना भी होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। जब उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दे तो 1 मोल के बराबर है। उसके बाद मैंने बात की थी कि 1 मोल चाहे किसी भी चीज़ का ले लें वो हमेशा इक्वल होता है एवोगैड्रोस के नंबर से। तो उस हिसाब से अगर हम मोल की डेफिनेशन देखें तो मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट या फिर मैस ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं या फिर फार्मूला यूनिट्स हैं। इसका मतलब है कि उतना मोल उतना मैस को कहते हैं जिसमें 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएं, उसको हम लोग कहेंगे मोल। आप किसी भी चीज़ का मैस ले लें, जैसे कार्बन का मैस ले लिया, अगर उसमें उतने मैस के अंदर इतने पार्टिकल्स एग्जैक्टली आ जाएं तो हम कहेंगे ये कार्बन का मोल है, 1 मोल के बराबर है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है या उससे कम है तो वो 1 मोल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यानी कि मैस ऑफ अ सब्सटेंस दैट जिसके अंदर इतने पार्टिकल आ जाएं तो दैट मैस इज कॉल्ड एज मोल, ठीक है। उम्मीद है ये वाली बात समझ आई होगी। इट इस्टेब्लिशेज अ लिंक बिटवीन मैस ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज शोन इन द समरी ऑफ मोलर कैलकुलेशन। इट्स यूनिट इज MOL। अगर पूरा हम लोगों ने नाम लिखना होता है मोल का तो MOLE लिखते हैं, ठीक है। और अगर हम लोगों ने उसका यूनिट के तौर पे इसको लिखना है तो MOL इसका यूनिट है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, हमें इससे डायरेक्टली जो है रिलेशन पता चल गई है कि इतना मैस होगा तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे, ठीक है। 6.02 × 10⁻23 1 मोल के बराबर वो मैस होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कार्बन था तो कार्बन का मैस 12 ग्राम होना चाहिए, तभी वो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स आएंगे, तो वो 12 ग्राम जो है वो 1 मोल कहलाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के अंदर क्या 2 ग्राम्स होने चाहिए, उसके अंदर तभी 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आएंगे इसके 2 ग्राम्स के अंदर। तो वो 2 ग्राम जो कहलाएगा हाइड्रोजन गैस का 1 मोल कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं NaCl की बात करती हूँ तो उसका था 58.5 ग्राम, वो 1 मोल के बराबर था, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि उसके अंदर अगर वो 1 मोल के बराबर था तो उसके अंदर 6.02 × 10⁻23 आने चाहिए। तो ये हमारा रिलेशन है बिटवीन द मैस एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हम अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए गए हैं हम उसकी मदद से मैस को फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर हमें मैस दे दिया गया है तो हम उसकी मदद से नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यू नो दैट अ सब्सटेंस मे बी एन एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। आपको पता है कि आपके पास जो भी सब्सटेंस है वो अकेला एलिमेंट भी हो सकता है या फिर वो मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर आपस में कंपाउंड भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो मैस किस किस चीज़ में कंसिडर होता है, या एटॉमिक मैस होगा जो अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, या मॉलिक्यूलर मैस होगा, या फिर वो फार्मूला मैस होगा, ठीक है। और अगर उन मैसेज को एक्सप्रेस करते हैं हम एटॉमिक मैस यूनिट, आम तौर पे हम लोग उनको किस में एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मैस यूनिट, जो इनके लिए ख़ास तौर पे एक यूनिट डेवलप किया गया था। लेकिन अगर हम उनको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में, ठीक है, तो वो उनके मोलार मैसेज होते हैं, यानी कि वो मोल्स में बात हो जाती है। अगर हम लोग उनको AMU एटॉमिक मैस यूनिट में बात करते हैं तो उनका मोल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और अगर हम उनको ग्राम्स में लिखते हैं तो वो 1 मोल के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ग्राम की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे AMU की बात नहीं कर रही हूँ। जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो दैट आर कॉल्ड एज मोलार मैसेज, यानी कि मोल में हमने अपने मैसेज को कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा साइंटिस्ट जो है एग्री हो चुके हैं कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल। तमाम जो दुनिया के साइंटिस्ट हैं उन्होंने वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया था कि 1 मोल के अंदर हमेशा इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे, चाहे वो बड़ा एलिमेंट है, चाहे छोटा है, चाहे वो हैवी है, लाइट है, जितना भी है, ठीक है। 10 क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल इज, तो मोल के हम लोग एग्जैक्टली अगर डेफिनेशन देखें तो वो बनती है एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस ऑफ यूनिट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड एज मोल। किसी भी एटम का एटॉमिक मैस, किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस, या फिर किसी आयनिक सब्सटेंस का फार्मूला मैस, अगर हम उसको ग्राम्स में लिखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज इट्स मोल, वो उसकी 1 मोल के बराबर होती है।
तो कल हम लोग इंशाल्लाह यहीं से लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अभी आप लोग इसको ही रिवाइज करें तो बेहतर है। ये थोड़ा से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपके पास आए हैं मोल के और एवोगैड्रोस नंबर के, और हम लोग इंशाल्लाह आगे चल के एग्जांपल्स भी देखेंगे कि किस तरह से अगर हम लोगों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए गए हैं, हमने उससे मोल को फाइंड आउट करना है, या मोल दे दिया गया है, हमने उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करना है। वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।